चलो, let's start. This question 1. Evolutionary biology is according to the most wide. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ किस किस का मिक्सचर था? मैम ओनली आंसर लिख दो ना. हाँ हाँ, ओनली आंसर, पूरा नहीं लिखना है. 1 का A, 2 का A, ऐसे करना है. यस गुंजन, ओके मैम. इवोल्यूशन के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं प्रैक्टिस. मैम क्वेश्चन 4 के ऑप्शन दिखा दो. पहले 1, मैम 2, एक 3, 9, 10, 11, 12 करो जितना स्क्रीन पे विजिबल है. हाँ बेटा, टॉपिक जो मैंने डाला था आज की क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डाला था, बट वी थॉट कि हम लोग अपने डेली टारगेट्स के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. डोंट वरी, ये मत सोचना नहीं कराएंगे, उसको भी कर लेंगे. वन शॉट लगा लेंगे हम उसका एक. हो सकेगा संडे में, संडे में कर लेंगे उसका वन शॉट. आदित्य 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 ये वाले करो पहले. चलो नेक्स्ट. अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 13, 14. मैम मीट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा. कौन सा? मैम 8. 8 नहीं करना है. 4, 5, 6, 7, 13, 14. अच्छा, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे हैंड रेस करके मेरे को बताना. इवोल्यूशन चैप्टर सबने पढ़ लिया होगा ना आज? कोई ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक बैठा है क्लास में? अगर ऐसा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी को भी. इवोल्यूशन चैप्टर के पहले नोट्स जाके रिवाइज कर लो अच्छे से. ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, आप ग्रुप से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है. हाँ नाजिया, पहले रिवीजन कर लो एंड फिर आप बैठ के इसके क्वेश्चन कर लेना, बट मेक श्योर जो आज का टारगेट दिया है वो होना चाहिए. मैम 15 क्वेश्चन का वो दिख ही नहीं रहा ऑप्शन. 15 क्वेश्चन अभी शो कर. हाँ देखो मैम 14 क्वेश्चन एक बार बता देना. ये रहा 15. 15 आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा. 14 क्वेश्चन बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. दीपक बताओ, ओरिजिन ऑफ लाइफ का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले क्या बना था हमारे पास? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक.
इनऑर्गेनिक मैम। इनऑर्गेनिक, सबसे पहले इनऑर्गेनिक आया था। देन इनऑर्गेनिक मटेरियल के बाद मतलब ऑप्शन डी और डी मैंने कैंसिल कर दिया। इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक आया। ऑर्गेनिक के बाद क्या पहले कोलाइडल आया या पहले इओबायंट्स आए? कोसर्वेट्स, इओबायंट्स। यूबाइट्स। कोलाइडल एग्रीगेट क्या है? कोलाइडल एग्रीगेट को क्या बोलते हैं? कोसर्वेट्स। जल्दी बताओ। कोसर्वेट्स, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक के बाद कोसर्वेट्स आए थे, उसके बाद इओबाइंड्स आए एंड देन आपका सेल बना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इओबाइंड नहीं आया ऑर्गेनिक के डायरेक्ट बाद। कोसर्वेट्स कैसे क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे कोसर्वेट्स? नो मैम। रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे ये, ठीक है। फिर उनको इओबायंट्स बनाया गया एंड देन इओबायंट से आपका सेल बना। डन। क्वेश्चन 14। मैम इयोबाइंड क्या होता है? इओबाइंट्स में बेटा मॉलिक्यूल्स थे आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर कोसर्वेट्स बने। इओबाइंट्स के बाहर आपका प्रोटीन की लेयर्स वगैरह बना दिया। मैम मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके ही तो ये बैंड्स फॉर्म करते हैं ना। जो कोलाइडल का कोसर्वेट्स का ही एग्रीगेट बना था, उनके बाहर प्रोटीन लेयर्स बना के इओबायंट्स बनाए गए। यस मैम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो। आप लोग क्या करो ना, इस क्वेश्चन नंबर 15 में ABCD का लेबलिंग करो। ABCD क्या है यहाँ पे अपनी नोटबुक्स में लिखो, देन फिर हम ऑप्शन से मैच करेंगे। ये भाई ये जो हमारे इओबायंट्स है, इओबायंट्स या फिर प्रोटोबायंट्स, प्रोटोबायंट्स तो याद होगा ना, प्रोटोबायंट्स इओबायंट्स सेम टर्म है। कोसर्वेट से इओबायंट या फिर प्रोटोबायंट्स मिले थे। फर्स्ट फॉर्म्ड सेल इनको बोला जाता था, या प्रोटोसेल्स, प्री सेल्स, कुछ भी बोल देते हैं। ओके मैम। एक टाइप से ना ऐसे बोलते हैं ना, हाइपोथेटिकल सेल थी, मतलब पूरी तरीके से सेल नहीं बना। सेल बनने से पहले किस फॉर्म में थी? सबसे पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर आपका कोसर्वेट, देन आपका प्रोटोबायोंट एंड देन आपका सेल बना। जैसे हम बात करें ना सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बिल्कुल वो उस वाले वे में आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। तो मेरे को बताओ जल्दी से, ए क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, वेरी गुड। एंड बी इज व्हाट? स्पार्क डिस्चार्ज। मीथेन, डिस्चार्ज। मैम या मीथेन तो मिक्सचर और ऑफ गैसेस, देखो दो ऑप्शंस हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो सकता है और स्पार्क भी हो सकता है, यस मैम। दोनों हो सकता है ना। और सी क्या होगा यहाँ पे? वो तो लिखा ही हुआ है ना, तो फिर वो थोड़ी होगा। कंडेंसर। सी कंडेंसर, इज कंडेंसर एंड डी इज? लिक्विड वाटर ट्रैप। लिक्विड वाटर। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, मैच करो जरा अपने ऑप्शंस। ए हमारा इलेक्ट्रोड था, तो ए इलेक्ट्रोड किसमें? सब में दे रखा है। बी क्या था? मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस करेक्ट फाइंड कर लो। मैम ए ऑप्शन होगा। एग्री कर रहे हैं सब ए से? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16, 17, 19, 20, 21. And you can also solve 22 and 18 also. इस बार नीट एग्जाम में जेनेटिक्स का जो वेटेज है बच्चों, वो बढ़ जाएगा काफी। और आप देख रहे होंगे आज जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स का मैं आप लोगों का रिपीटिव टेस्ट ले रही हूँ, वो इसलिए आई वांट कि आपका ये जेनेटिक्स यूनिट बिल्कुल टिप्स पे आ जाए।
मैम 16 एक्सप्लेन कर दो एक बार। 3 यस ये बोल रहे हैं कि जो हमारे डार्विन वो जर्नी पे गए थे ना, कितने ईयर की जर्नी थी बच्चों को? मैम 7 5 साल की थी। 7 मैम कौन 5 से में ईयर थी में पर स्टार्ट? 7 साल में गए थे। 7 साल में फिनिश अरे हुई थी। 7 साल में 5 साल में आए थे। हाँ, कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? नहीं पता है ना? विद इन सेकंड आंसर आता अगर आपको याद रहता तो। इट मींस ये जो ईयर है आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? यस मैम। तो अपने नोट से जल्दी से देख के बताओ, किसी को भी याद नहीं है ईयर? मैम वो तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। मैंने नोट्स में तो लिखवाया है। मैम 4000। कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? यस गुंजन, गए थे 5 ईयर में, वो तो सबको पता है, बट वे वांट कि कौन से ईयर में गए थे, वो मैंने लिखवाया है नोट्स में या नहीं? साक्षी डाउट नहीं, आई नीड कंफर्मेशन। मैम 80-31 से लेके 80-36। यस मैम। एग्री सब? यस यस मैम। 80-31 से एग्जैक्टली। 80-36। 1831 से 1836। 836। मैम मुझे ईयर याद तो आ रहा था पर कंफर्म नहीं हो रहा था। तो सबके सब इसको जल्दी से अपने नोट्स में ऐड करो। यस मैम। करो जल्दी से। अच्छा, क्या ये डार्विन की जो जर्नी है और ये शिप है, ये रियल चीज है या हाइपोथेटिकल है? रियल है मैम। रियल। रियल है ये सब। रियल में वो जर्नी पे गए थे ऐसी? यस मैम। कहानी मत समझना इसको। मैम हाइपोथेटिकल भी तो हो सकता है, डॉक्टर कौन सा डार्विन हमने देखा फिनिशेस है। नहीं, ऑब्जर्व कर। हाइपोथेटिकल नहीं है ये, रियल है बेटा। डार्विन रियल में थे इंसान एक। क्या? HMS बीगल। ऐसे तो पूरी दुनिया ही 17 करो। हाइपोथेटिकल हो जाएगी। वैसे तो पूरी दुनिया ही हाइपोथेटिकल हो जाएगी। हाइपोथेटिकल सिर्फ क्या है हमारे पास? थ्योरी। एजम्पशंस है, थ्योरीज है। बाकी सारी चीजें रियल है इवोल्यूशन चैप्टर की। ऐसे तो आप लोग बोलने लग जाओगे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से हम पढ़ते हैं। पोरीफेरा क्या पता होते होंगे नहीं होते होंगे, हमें हमारे पास क्या प्रूफ है? पोरीफेरा होते थे, सिलेंट्रेटास भी होते थे। 21 का बता दो कोई, अल्मस को। मैम आर्चीपेगो। 27। मैले आर्चीपेगो। मैम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था। हम्म ऑप्शन ए। ग्रुप ऑफ आइलैंड विजिटेड बाय वेलिस। वेलिस कौन है? मैम जो ऐसे लिख रहे थे और डार्विन ने उनका कॉपी मतलब मेक कॉपी ले लिया था। मैं कुछ समझते मैम, इन्होंने भी सेम थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन की तरह, पर इनको ज्यादा डार्विन प्रेजेंट पर इन्होंने ही। किया था। वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर आपसे हो रहा है तो इट्स गुड, नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। चलो, हो गया। 1822 अकॉर्डिंग टू डार्विन दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर बेटर फिट होंगे तो सरवाइव कर जाएंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। जैसे हमारे नीट वाले बच्चे जो अपने डेली टारगेट फॉलो करते रहेंगे, 2 महीने तक उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा। नहीं तो अगेन वही जनवरी एंड में भी आप लोग वहीं पे होंगे जहां पे आज हो। फिर दोबारा से नहीं बना के देंगे, मतलब फिर सोचोगे कोई हमें फिर से 2-3 मंथ्स का प्लान बना के दे दे। इवन 2 ही मंथ्स बच जाएंगे उसके बाद तो। Twenty two, conclusion, डार्विन एंड वेलिस की
का मेन कंक्लूजन क्या था? ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ्स फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। आप जो ये ABCD लिख रहे हो ना, इसके आगे अपना क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। मुझे पता लगना चाहिए ना आप किस क्वेश्चन का A बता रहे हो, किसका D बता रहे हो। मैम अभी तक जितने क्वेश्चन करे उनके आंसर की दिखा दीजिए, ये पूरे हो गए। एक साथ दिखाऊंगे आंसर की एंड में। एविडेंसेस पे मैम बहुत क्वेश्चन आता है बेटा। हाँ बता। मैम जैसे मैं बायो की एनसीईआरटी रीड करती हूँ तो मैम मतलब मैं जितनी बार करती हूँ मुझे हर बार कुछ नया मिलता है, तो मैं मतलब मैं यही मेन कंटिन्यूसली। चीज है। आज मैंने आप लोगों को एक टॉपर का इंटरव्यू भेजा था, उसने भी सेम चीज बोली हुई थी ना, जिसने सुना यस होगा। मैम, यस यस मैम वो मैम। यही ये बोल होता रहे है, थे। एग्जैक्टली ये यस होता है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार वो चीज आपको फील होगा कि मैंने फर्स्ट टाइम में ये चीज नहीं देखी थी, ये पॉइंट नहीं देखा था। तो इसीलिए बार बार रिपीटिव रिविजन, क्योंकि एनसीईआरटी से मैं ऐसे ही नहीं ऊपर से क्वेश्चंस उठा के डाल देते हैं। क्वेश्चंस बहुत डीपली निकाले जाते हैं वहां से। वो डीपली क्वेश्चंस आपको कब पता, कब फील करोगे, कब पढ़ पाओगे? जब आप रिपीटिव उस एनसीईआरटी को पढ़ते जाओगे। मैम मुझे ऐसा लग इसलिए रहा था मतलब कि मेरी तरफ से कहीं लैक हो रहा है, इसलिए मुझे हर बार नया पॉइंट मिल रहा है। एग्जैक्टली वही होगा आपके साथ। जब तक आप 100% क्वेश्चंस ना कहीं किसी चैप्टर के अटेम्प्ट कर पा रहे हो 100% रिजल्ट के साथ, तब तक आपको वो चैप्टर पढ़ते रहना है। सेम चीज हर्षिता ने भी बताई थी कल, कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, एक ही टीचर को फॉलो करो, लेकिन उसी टीचर से बार बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। जैसे मैंने आप लोगों को तमन्ना चौधरी मैम का दिया है ना लिंक्स, उनका फॉलो कर सकते हो आप। उसके अलावा भी और टीचर्स हैं, खुशी मैम है, खुशी मैम का फॉलो कर सकते हो। जिस भी टीचर से समझ में आए उस टीचर से पढ़ो। 23, 24, 25, 27, 28, 26 भी आप कर सकते हो एंड 29 भी। फिर फटाफट इनके आंसर्स बताऊंगी सारे क्वेश्चंस के। मैम 29 अभी नहीं करना ना? कौन सा बता? 29 करना है 29 में। मैम ऑप्शन नहीं। ऑप्शंस आई गेस यही है ना इसके। क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स वन करेक्ट एग्जांपल ईच ऑफ कन्वर्जेंट। करेक्ट कंप्लीट है क्वेश्चन। मैम डन। क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले हमने पद देखा इनऑर्गेनिक आता है, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कोआसर्वेट्स, फिर प्रोटोबायोन्ट्स। उसके बाद पहले प्रोकैरियोटिक आएंगे या यूकैरियोटिक आएंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में भी पहले कौन से आएंगे, ओटो या हेट्रो? हेट्रो। हेट्रो। पहले हेट्रोट्रॉफिक आएंगे, एग्जैक्टली। फिर हेट्रोट्रॉफिक के बाद ऑटो। ऑटोट्रॉफिक आने शुरू होंगे। मैम हेट्रो के बाद कीमो आएंगे ना?
हाँ मतलब हेट्रो के अंदर ही पहले कीमो फिर फोटो हेट्रो एंड देन फिर ऑटोट्रॉप्स। ओके मैम। हो गया ये सारे क्वेश्चन सबके? यस मैम। मैम 24 बता दो एक बार। फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, किसके रिमेन्स होता है फोसिल्स? आपके जो हमारे पास कोई भी एनिमल है, बोन्स वगैरह, हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। प्रोटीन से कभी फोसिल नहीं बनता, प्रोटीन फैट से नहीं बनता, और लाइट पार्ट से थोड़े ना। फोसिल्स का मतलब होता है किसी भी रॉक वगैरह के ऊपर जो इम्प्रेशंस रह जाते हैं ना, उनको फोसिल्स बोलते हैं। या फिर किसी एनिमल की बोन्स मिल रही है हमको, जैसे किसी म्यूजियम वगैरह में गए हो, वहां पे डायनासोर का बोन्स वोन्स लगा के रखते हैं, मतलब वो तो वैसे फेक बना के रखते हैं। किसी अच्छे म्यूजियम में जाओगे आपको रियल फोसिल्स भी मिलेंगे। चलो इतना हो गया। अब एक बार जल्दी से ना आप लोगों को एक रिकैप कराती हूँ मैं, और इवोल्यूशन ऑफ मैन का। ठीक है, तो सबको आंसर करना है। हमारे पास आए थे कौन? ड्रायोफाइथिकस। ड्रायोफाइथिकस के बाद ऑस्ट्रेलिया वाला। ड्रामाफाइथिकस के बाद होमो इरेक्टस। ऑस्ट्रालोपाइथिकस। ऑस्ट्रालोपाइथिकस के बाद होमो हैबिलिस। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो इरेक्टस। होमो सैपियंस। फिर होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में ही आपका ये निंडरथलमेंस थे। से पहले नीडरथलीस। एंड फिर मॉडर्न मैन, ऐसे लिखता है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी कितने कितने साल? क्या बेटा? मैम इससे पहले क्रो मैग्नन होगा ना, जिस कौन से वाले से पहले आएगा? मैम वो होमो इरेक्टस के बाद क्रो-मैग्नन आएंगे। हाँ लिखना चाहो लिख लो यहाँ पे, क्रो-मैग्नन। चलो अब मेरे को बताओ, ड्रायोपाइथिकस कितने साल पहले आए थे? 15 मिलियन ईयर्स। 15 मिलियन है। अगर मैं मिलियंस में बात करूं, अच्छा चलो अर्थ का देख लेते हैं ना पहले एक बार, अर्थ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स। 45 मिलियन ईयर्स। 40 बिलियन ईयर। 4.5 मिलियन ईयर। ओरिजिन ऑफ अर्थ से पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, 20 मिलियन। फिर 20 बिलियन। अर्थ हुआ, फिर आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर ए सेल्यूलर का अलग बताना है आपको, सेल्यूलर का अलग बताना है? कर सकते हो इसको फिर? यस मैम। यस मैम। ट्राई करो जल्दी से। हो गया मैम। तो क्या लिखा हमने? सबसे पहले मेरा यूनिवर्स आया था 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बिलियन। ठीक है। फिर यूनिवर्स के बाद मेरा अर्थ आया, अर्थ आया अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 फिर बिलियन। अर्थ, पहले अर्थ आया, फिर अर्थ के 500 साल बाद, मतलब 500 मिलियन साल बाद लाइफ आई, तो इसका मतलब ये 4 बिलियन ईयर है। हाँ, और उसमें ए सेलुलर और सेलुलर कब आया? नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर एगो। 3 बिलियन ईयर अगो। और सेलुलर 2 बिलियन ईयर्स अगो। 2 बिलियन ईयर। 2 कितना? बिलियन ईयर अगो। 2 बिलियन ईयर्स एगो। 2 बिलियन ईयर है। सेलुलर और नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर्स एगो।
फिर हमारे ड्राइव, अब ये सब तो देखो याद करना, ये सब के सब किसमें है, बिलियंस में है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आप लोगों को होता है ना, बिलियन मिलियन में होता है। तो याद रखना, जब हम अर्थ बहुत बड़े लेवल पे बात करेंगे तो बिलियंस की बात करें। बिलियन बड़ा होता है, मिलियन बिलियन बड़ा। बिलियन बड़ा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास बी आया, बी के बाद अल्फाबेट्स में भी देखेंगे तो पहले बी आता है, उसके बाद एम आता है। तो पहले हमारे पास यूनिवर्स आया, फिर यूनिवर्स के बाद अर्थ, अर्थ के ऊपर लाइफ, लाइफ में भी सबसे पहले ए सेलुलर, फिर उसके बाद सेलुलर लाइफ है। सेलुलर लाइफ के बाद हमारे पास कहीं जाके ड्रायोपाइथिकस, और ये सब अब मिलियन में होंगे या बिलियन में होंगे, मैम मिलियन में होंगे। ये सब मिलियंस में, मिलियन याद रखना। ड्रायोपाइथिकस का बताओ क्या था, मैम 15 मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन ईयर 20 से 25 मिलियन ईयर एगो नहीं है क्या? मैम उसमें दोनों का 15 दिया है, मैम एनसीईआरटी ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों का। हाँ, तो उसमें जो ड्रायो है वो 20 से 25 है, और जो हमारे रामापाइथिकस है ये 14 से 15 15। फिर ऑस्ट्रेलोपाइथिकस है 2 मिलियन ईयर है। मिलियन ईयर। होमो हैबिलिस 1.2 से 1.5 मिलियन ईयर एगो। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर। 1.5 नेंडरथल मैन 2 मिलियन 1 lakh to 40,000 to 1 lakh to 40,000 एंड मॉडर्न मैन 50,000 to 10,000 75 75,000 to 10,000। 10,000 ठीक है, तो ड्रायोपाइथिकस कितना, 20 से 25, 20 से 25। ठीक है, फिर उसके बाद आपके उसके अराउंड 10 मिलियन साल बाद आपके रामापाइथिकस आए, 10 मिलियन। और फिर उसके अराउंड कितने साल बाद, कितने साल बाद, 2 मिलियन 13 to 14 13 to 14 साल बाद। तो मतलब जो हमें क्या याद रखना है, अभी सिर्फ ये स्टार्टिंग वाले याद कर लेना। ड्रायो और रामा में कितने साल का डिफरेंस है, 10 मिलियन का डिफरेंस है। फिर ऑस्ट्रेलो को आने में, ऑस्ट्रेलो आज से 2 मिलियन ईयर रहेगा, यहां से हम याद करना शुरू करेंगे 2 मिलियन। फिर होमो हैबिलिस 1.2 से 1.5, होमो इरेक्टस 1.5, नेंडरथल मैन 1 लाख से 40,000 और मॉडर्न मैन 70,000 से 10,000, 75 to 10। ठीक है, इनमें से वो कौन से मैन थे जो अपनी बॉडीज को ब्यूरिड करने लग गए थे, छिपाने लग गए थे, डेड बॉडीज को छिपाने शुरू कर दिया था उन्होंने? नेंडरथल थे, मॉडर्न में एग्जैक्टली, नेंडरथल, नेंडरथल थे। इनमें से कौन थे जो आपके प्योर वेज थे? होमो हैबिलिस होमो हैबिलिस, एग्जैक्टली, होमो हैबिलिस प्योर वेज थे। तो इसका मतलब पहले वेजिटेरियन आए, कौन से वाले, होमो हैबिलिस, पहले वेजिटेरियन आए। फिर होमो इरेक्टस ने सोचा कब तक वेजिटेरियन पे हम गुजारा करेंगे, ये आपके, फिर वो मीट वगैरह खाने लगे। फिर उन्होंने मीट वगैरह खाना शुरू कर दिया, ये आपके नॉनवेज बन गए। और निंडरथल मैन ने क्या करना शुरू किया, अपनी बॉडी को ब्यूरिड करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इनका हमें वो क्या याद करना पड़ता है, सीसी, क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी। यहाँ से हमने ईयर याद करने शुरू करे ऑस्ट्रेलो से, तो यहीं से हम इनकी क्रेनियल कैपेसिटी याद करना शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलो की 400 से 600 सीसी। होमो हैबिलिस 650 to 800 नॉनवेज वालों की और बढ़ गई, 900 नेंडरथल मैन की 400 और मॉडर्न मैन का 1350 मतलब अराउंड 1300, 13 की रेंज में। कभी इसको 1350 भी लिख देता है, कभी 1300 भी लिख देता है। तो ये वो डेटा है ना बच्चों, कितना लिखवाया मैंने नोट्स में, 1350 हाँ 1350 याद कर लेना। ठीक है, अब ये वो डेटा है बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे भूलते हैं, क्योंकि इसमें समझना कुछ नहीं है, सब क्रैमिंग है। तो आपके शॉर्ट नोट्स में ये डेटा लिखा होना चाहिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम इवोल्यूशन चैप्टर रिवीजन, जब मैंने आपका स्लोट रखा है ना,
तो उसमें आप पूरा चैप्टर ना रिवाइज करके आप ये वाली चीजें रिवाइज करो, ये रिवाइज करोगे। इसके अलावा आपके जो है ना होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स हैं, आप वो रिवाइज करोगे। और कुछ कुछ साइंटिस्टों के नेम, सिर्फ 3 चीजें हैं आपकी इसमें जनरली याद करने वाली। कोई डाउट? मैम बाकी का टेक्निक डिलीट है। तो वो डायग्राम पे बाकी का रखे डिलीटेड नहीं है, बाकी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। ओके मैम। ये वाला तो ऐसे भी तो छोड़ना ही नहीं है। मैम इसमें से वाला क्वेश्चन भी आता है क्या कि होमोसेपियंस को कौन ज्यादा रिजेम्बल करता है? मैम इनका पूरी शीट दिखाना। उसमें बेटा उस पे आता है, वो आपका वो दिखाता है ना, आपका क्रेनियम, क्रेनियम के बेसिस पे दिखाता है। एक का जो बाहर की साइड निकला हुआ, एक का जो अंदर की साइड है, उसके ऊपर क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं आपको। मैम जीनोम के बेसिस पे? नहीं, जीनोम के बेसिस पे नहीं आता। ओके मैम। और मैम अगर हमसे पूछा जाए कि मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन इवोल्यूशन, और उसमें अपराइट पोस्चर दे रखा हो, क्रेनियल कैपेसिटी दे रखा हो और जो बोन्स का दे रखा हो, तो कौन सा चूज करेंगे? क्रेनियल कैपेसिटी वाला कर लेना। ओके मैम। मैम एक बार हार्डी विंगबार प्रिंसिपल में जो ग्राफ्स हैं वो बता देंगी? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में 3 ग्राफ है, या तो ऐसे बना दो इसको, या इसको स्टेबलाइजिंग ऐसे बना डायरेक्शनल। दो। मतलब ये तो सेम ही होगा ना, ये वाला तो। इसको सेंटर में कर दो एंड इसको डिसरप्टिव बना दो। यही है ना 3 ग्राफ। अब इसमें से क्या हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देके हमेशा ये वाला टाइप का क्वेश्चन समझाती हूँ कि मेरे पास कोई ए 1 वैल्यू है, 1 है, 2 है, 5 है, 8 है और 10 है। ठीक है, ये क्या है, कुछ भी काउंट समझ लो इसको, आप समझ लो कि ये हमारे ना प्रोडक्टिविटी है, कि मेरे पास अभी क्या ना कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए। 1 बच्चा कर रहा है, 2 बच्चे कर रहा है, 5 बच्चे कर रहा है, 8 बच्चे कर रहा है, 10 बच्चे कर रहा है। और मेरा जो ग्राफ है बच्चों के क्वालिफाई करने का, वो हमेशा क्या दिखा रहा है, राइट शिफ्ट मेरे को दिखा रहा है। राइट शिफ्ट इधर, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ हाई 10 बच्चे हैं अराउंड, वही हमेशा क्वालिफाई कर रहे हैं। ग्राफ बढ़ता जा रहा है मेरा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, विल बी नोन एज डिस्टेंस डायरेक्शन वाला। डायरेक्शनल। डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है ना, क्योंकि एक डायरेक्शन में मेरा ग्राफ जा रहा है, या तो हाई की साइड जाए या लो की साइड जाए। इट कैन बी दिस ऑल्सो, कि मेरा जो हमेशा ग्राफ है ना, या तो 1 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, 2 बच्चे क्वालिफाई कर रहा है, इतना ही जा रहा है सिर्फ, तो उसको बोलेंगे डायरेक्शनल। लेकिन अगर मेरा जो ग्राफ है वो 5 पे रुका, मतलब हर बार मेरे 5 या 6 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं आउट ऑफ द 10, तो ये क्या है, मैम स्टेबलाइजिंग। स्टेबल, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, ये हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि कभी मेरे पास कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कभी मेरे पास 2 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कभी मेरे पास 8 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो डिसरप्टिव डिसरप्टिव हो रहा है वो। डिसरप्टिव। दो पीक्स आएंगी मेरे ग्राफ में, दिस इज नॉन एज डिसरप्टिव। डिसरप्टिव सिलेक्शन। आपको इसमें क्वेश्चंस दे देते हैं किसी भी टाइप के बना के, कि आपका काऊ का यील्ड है या फिर बेबी बर्थ के ऊपर दे देते हैं। आपको सिर्फ पता करना होता है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या स्टेबल हो रहा है मीन वैल्यू पे, या फिर 2 वैल्यूज आ रही है उसमें। ठीक है, यस। मैम अगर टोटल नंबर में से कोई 20 का नंबर पे है तो वो स्टेबलाइजिंग है। टोटल नंबर में से मतलब, मैम अच्छा जैसे बीच का कोई ऐसे कोई मीन, अगर मीन वाला है ना वैल्यू, तो स्टेबलाइजिंग है, मीन में स्टेबलाइजिंग। ओके मैम। चलो, अच्छा एक और चीज ना हमने मिस कर दिया, ये जो क्रोमैग्नन लिखा था, इन क्रोमैग्नन का सीसी नहीं बताया किसी ने, और इनका सबसे अलग 1650 सबसे ज्यादा होता है इनका 1650। 1650। याद रखना है इनका यस 1650। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नो मैम। चलो फिर
क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताओ मेरे को। सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना ये 29 तक? यस मैम। फटाफट से अब इनके आंसर्स देख ले यस यस एंड चेक करना किसके कितने क्वेश्चन गलत हुए। 29 से ही करते हैं। 29 का करेक्ट आंसर एक मैम ऑप्शन ए होगा। 28 similarity of bone structure in the following of many vertebrate is an example of सी होमोलॉजी। structure same होना है homology। 27 embryological support for Ernest Haeckel ने जो दिया था एग्जैक्टली vestigial gills ratio मिला था। 26 fossils are useful in मैम सी हो गई। मैम सी। extinct organism और उनकी हिस्ट्री को स्टडी करने में। स्टडी ऑफ fossils in different sedimentary layer indicate ऑल ऑफ द जियोलॉजिकल तभी होगा। मैम बी होगा। डी बेटा बी। जियोलॉजिकल पीरियड बताता है कि आपका सबसे डी वाली लेयर है तो इसका मतलब बहुत टाइम पहले वो फोसिल में कन्वर्ट हुआ। उससे ऊपर ऊपर जैसे आते हैं नई नई लेयर्स बननी शुरू हो जाती है सेडिमेंट। ये जो अलग अलग लेयर है ये हमको जियोलॉजिकल पीरियड बताती हैं। तो जियोलॉजिकल पीरियड नहीं कंडीशंस भी नहीं बताती। देन व्हाई आर यू सेइंग ऑल ऑफ द अबव? मैम वो उसके फॉसिल का स्ट्रक्चर देखकर उसका हैबिटेट को गेस करते हैं ना। यस मैम, और रिलेटिव डेटिंग से उसके मतलब कंडीशन का पता लगाया जा सकता है, जैसे हम आरएनए वगैरह का पता लगाते हैं केमिकल मेथड। नहीं ये अलग है, ये अलग है बेटा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फोसिल्स का स्टडी करना है तो फोसिल्स का स्टडी करने के लिए बेस्ट रॉक कौन सी बताया था? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या होता है ना, लेट सपोज आपके पास एक अर्थ का सरफेस है ना, और आपके पास एक पोरीफेरा है। वो अर्थ क्या हुआ, उस पोरीफेरा की डेथ हो गई तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले लेयर में फिर उसके ऊपर सोयल वगैरह आ गई। फिर हमारे पास कौन आए पोरीफेरा के बाद? सिलेंट्रेटा आए। सिलेंट्रेटा की फिर डेथ हो गई, फिर वो आए यहाँ पे आए, फिर एक लेयर बन गई इसके ऊपर। सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा आए हमारे पास। टीनोफोरा। तो ये हमको पता चल रहा है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पुराना पीरियड कौन किसका था? पोरीफेरा। फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा। तो एक जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में बता रहे हैं ना, कौन सा पीरियड चल रहा है? जुरासिक पीरियड चल रहा है, कैम्ब्रियन चल रहा है, कौन सा चल रहा है? यस मैम। कंडीशन थोड़ी ना पता चलेंगे तो सारे फोसिल्स ही हैं, इनकी कंडीशन कैसे पता लगाओगे कि वो किस में लिविंग थे? जियोलॉजिकल पीरियड क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं कि फोसिल की स्टडी में ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये लेयर्स क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आया समझ में? लेयर्स अलग अलग ये लेयर बनते हैं, ये हमको पीरियड बताता है ना कि कौन सबसे पहले, जो सबसे डीप लेयर में मिलेगा इसका मतलब वो सबसे पहले फोसिल में कन्वर्ट हुआ है, सबसे पहले अर्थ पे रहता होगा। तब उसके ऊपर ऐसे होता है ना, हमारी अलमीरा में हम लोग जो सबसे पुराने कपड़े होते हैं नीचे की साइड दब जाते हैं, नए नए आते रहते हैं, ऊपर रखते चले जाते हैं हम लोग। यस मैम। सेम कॉन्सेप्ट है। Fossils are the remain of hard part, ये तो कर ही लिया। 23 evidence that the evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from fossil studies, morphological, biochemical studies, हर किसी से पता चला। Conclusion drawn by Darwin and Wallace की थ्योरी से क्या conclusion निकला था? मैम डी। मैले मैम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विजिटेड बाय group of islands visited by Wallace. Scientists who came, who also came to the similar conclusion, जहाँ पे वो डार्विन ने किया था। मैम लामार्क। वैलेस बेटा, वैलेस अभी पढ़ रहे हैं ना, वैलेस की थ्योरी चुराई थी डार्विन ने। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय डार्विन। डी होगा मैम। अकॉर्डिंग टू द डार्विन। मैम बट हम उनका तो कंट्रास्ट में पढ़ते हैं ना, हुगो डी व्राइस और चार्ल्स डार्विन का, कि उनका नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या थॉट। म्यूटेशंस का पढ़ते हैं कंट्रास्ट। म्यूटेशन में पढ़ते हैं। ओके मैम। यहाँ पे पूछ रहा है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वही हमारा इवोल्यूशन का एक ट्रेंड है। वो किसने बताया था? डार्विन ने बताया था।
Yes. According to the Darwin, who was better fit in environment, A. A. leave more progenies than other. According to the Charles Darwin observation. D. So it's the same question है, कुछ यही. Yes, ma'am. D. मैम इसका डी होगा। D हो. ये यही 16. A. वेरी सिंपल. HMS Beagle. A. A. इसका तो हमने अगले कर ही का लिया भी, था. अगले का इलेक्ट्रोड भी। 15 का A. Yes. इसका भी हमने कर ही लिया था 13 का. 14. The first single cell-like structure initially appeared in. सबसे पहले बॉटम में आई थी. फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर एगो आई थी. Ma'am, प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसेकेराइड सब थे. ऑल ऑफ द अबव। On early Earth, organic acids were produced by the combination of H2 with ammonia and methane. ammonia and methane. अमोनिया, मीथेन, What did Miller observe from his experiment? Amino acid. अमीनो एसिड। D. What did Miller observe? All of these नहीं होना चाहिए इसका. Yes, ma'am. अमीनो भी तो ऑर्गेनिक है, नाइट्रोजन। Ma'am, all. नाइट्रोजन बेसिस भी तो होता है अमाइनो एसिड के अंदर. Yes, ma'am. ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है वो एक. यस मैम। मैम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। 9 A. अमाइनो एसिड. Ma'am, A. A है मैम 800 डिग्री से। टेम्परेचर याद Yes, रखना ma'am. हमेशा. Temperature डायरेक्ट हो याद जाता है 800. टेम्परेचर से. 800. Experimental evidence of chemical evolution was given by Miller, मिलर। Miller. who proposed that first form of life could have come from pre-existing non-cellular. Oppenheimer who said that life did not evolve from killed yeast. Killed yeast से नहीं आई है life. Louis Pasteur. Theory of spontaneous generation किसने discard किया था? Louis Pasteur. For a long time, it was believed that life came out of decaying and drawing protein matter. B. Spontaneous generation. Which theory arguments that life on Earth came from outer space? पेंसरमिया। Theory of panspermia. मेरिया। Question 2. मैम ऑप्शन डी होगा। D option. Which theory argument that life on Earth came from outer space through spores? मैम ऑप्शन डी होना चाहिए। क्यों? मीडिया में तो मैम स्पोर्ट के मोर बारे देन में वन तो ऑप्शन बताया करेक्ट था। है। और कौन सा करेक्ट है? स्पोर्ट थ्योरी कहते हैं ना और कौन सा करेक्ट है? मैम डी आएगा। मैम ये कॉस्मिक स्पोर का थ्योरी ऑफ पेनिस्टर्मिया सेम ही है ना। नहीं डी भी सही है। मैम थर्ड का डी आएगा। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया ही तो हमको ये ये तो बताती है स्पोर कि जो बताती हमारी है। अर्थ पे लाइफ है वो कहाँ से किसी दूसरे अर्थ से ट्रांसफर होके आई है. हाँ तो मैम ए ऑप्शन ही है। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया ही तो है. स्पोर्ट थ्योरी तो दी नहीं है एनसीईआरटी में, पंस मीडिया में तो बोला है कि स्पोर्ट्स आए हैं। बस मेरे को बता दो एक और ऑप्शन कौन सा सही है. मैम पेन कोई मैम सी लग रहा है। कहते हैं और स्पोर्ट exactly. थ्योरी तो कहते ही हैं। मैम मुझे Very तो इसका good, डी लग Anisha. रहा है क्योंकि मैम Very कॉस्मोलॉजी में तो नहीं है। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया एंड कॉस्मोजोइक थ्योरी सेम ही तो है बेटा. यही तो मैम मैम। वही तो कहते थे देर से। देखा ही नहीं। तो मैं वही पूछ रही थी ना कि इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन सही है. डी कैसे? मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट. करेक्ट कौन सा है? पेंसपर्मिया एंड कॉस्मोजोइक थ्योरी. मैम पेंसपर्मिया की थ्योरी कॉस्मोलॉजिक थ्योरी ना। हाँ पेंसपर्मिया और थ्योरी एंड ये आपका कॉस्मोलॉजी दोनों बात एक ही है, सेम है. 22. Oh, sorry, question 2. डी है। Very good. मैम डी। 1. मैम ए मैम। Very good. तो इसका मतलब हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब इसके बाद आ जाते हैं जरा 29 तक हो गए.
जरा अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा ना उस पे आ जाते हैं। हार्डे विनबर्ग पे करते हैं चलो। क्वेश्चन 81, 81, 82, 83, 84, 85। इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये वाले जो नोट्स है आप लोगों के पास, सबके पास है ना ये? मैम आप एक बार ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आई वांट कि जैसे इसमें से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हो ना, सेम फॉलो आप लोग अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में करो। अभी मैं फिजिक्स का जो चैप्टर मैंने टारगेट में दिया हुआ ना, उसके बारे में आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगी। सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस करो, फिर फिजिक्स के चैप्टर पे आते हैं आपके। चैप्टर मैंने आपको दिया ड्यूअल नेचर ना। हाँ जी मैम चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं? करना चाहो कर लो, बट आप अपने पास रखोगे ना आंसर की लिख के, फिर आपको ज्यादा आइडिया रहेगा कि आपने कितने सही किए आज की क्लास में, कितने गलत किए। मैम दोनों कर रहे हैं, चैट पे अपने पास से लिख रहे हैं। कर लो आपको जैसे करना है। मेन चीज है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैम हम तो नोटबुक में लिखा गया, बाकी आपके पास वो बस तो सेंड कर दीजिए। हाँ नोटबुक पे ही लिखा है मैंने भी। मैम हो गया। मैम हो गया। हो गया ना? ठीक है। यस आपका जो ड्यूअल नेचर है, क्लास 12th का टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। 12th का टॉपिक है ये। क्वेश्चंस देखा किसी ने इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में? 3 से 4। सीरियसली? यस मैम। मैम 2-3 तो आते ही है, दो और से मैम तीन इस थे। दो यूनिट आइडिया में क्यों से लगा 4। रहे हो भाई? आइडिया क्यों लगा रहे हो? आप लोगों को दी है ना मैंने शीट में वेटेज डाल के। 23 में 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, 22 में भी 2 आए थे। हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। 2 to 3 मैम। हाँ, तो इस बार चांस वही है कि 2 से 3 ही क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। चलो, अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट अगर आप टॉपिक्स की बात करो ना, इसके अंदर जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। डी ब्रॉगली रिलेशन है इसके अंदर, और मैम आइंस्टीन इन्हीं फोटो इलेक्ट्रिक, 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं से जनरली क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को फोकस क्या करना है कि मैंने ना आप लोगों के ग्रुप में पीडीएफ शेयर किया है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला, आप देखो एक बार उसको। तो आपको क्या